नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। भारत ने फिर दिखाई दरियादिली, नेपाल को दिया लगातार सहयोग का भरोसा। बिहार के जयनगर से नेपाल के जनकपुर तक रेल लाइन का निर्माण। पंडित जसराज के निधन पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जताया दुख। कहा, भारतीय शास्त्रीय संगीत को अपूर्णीय क्षति। जलभराव की समस्या को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की बैठक। कहा, जलभराव की समस्या को तत्काल दूर करें। सीएम के गैरसैंण में भूमि को लेकर सवाल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने उठाए सवाल। कहा, गैरसैंण को लेकर सरकार गंभीर नहीं। विवादों में घिरे द्वाराहाट से बीजेपी विधायक पर लगे यौन शोषण के आरोप। कांग्रेस ने कहा, निष्पक्ष हो जांच। और ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे और मसूरी मार्ग कई घंटे बाद भी बंद। बद्रीनाथ और गौरीकुंड मार्ग खुला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरें शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के सीएम रावत ने प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित जी के निधन से भारतीय शास्त्रीय संगीत को अपूर्णीय क्षति हुई है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके परिवारजनों और प्रशंसकों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को शहर में जलभराव की समस्या के समाधान के निर्देश दिए हैं। जलभराव की समस्याओं के संबंध में विधायक हरवंश कपूर ने मुख्यमंत्री से भेंट की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिलाधिकारी देहरादून को शहर में जल भराव की समस्या के त्वरित निदान के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने विशेषकर टीचर कॉलोनी, गोविंदगढ़, मित्रलोक कॉलोनी की जल भराव आदि की समस्याओं का निराकरण संबंधित विभागों से समन्वय कर अविलंब समाधान के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अब गैरसैंण वासी कहलाएंगे। यह इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री खुद अब गैरसैंण के भूमिधर बन गए हैं। यह जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने दी है। मुख्यमंत्री ने रिवर्स पलायन का बड़ा संदेश देते हुए कहा कि गैरसैंण जन भावनाओं का प्रतीक है। गैरसैंण हर उत्तराखंडी के दिल में बसता है। लोकतंत्र में जन भावनाएं सर्वोपरि होती है। गैरसैंण के रास्ते ही समूचे उत्तराखंड का विकास किया जा सकता है। सबसे पहले जनप्रतिनिधियों को ही रिवर्स पलायन करना होगा। रिवर्स पलायन से ही सुधरेगी पहाड़ों की तस्वीरें और तकदीर। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं भी गैरसैंण का विधिवत भूमिधर बन गया हूं। देखिए, एक कोशिश की है कि पलायन ये वापसी हो इसकी, यानी कि लोग अपने गांव की, जो प्रदेश से बाहर हैं, वो अपने प्रदेश की ओर आएँ और राज्य के विकास में अपना योगदान करें। दूरस्थ क्षेत्रों में विकास तभी पहुंच पाएगा जब वहां पर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो वहां पर रहें। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण के विकास को लेकर तमाम घोषणाएं की, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने त्रिवेंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी ने तो अभी घोषणा की है, वो भी कोरी घोषणाएं हैं। गैरसैंण को लेकर ये सरकार गंभीर नहीं है। अगर गैरसैंण के विकास के मुख्यमंत्री को इतनी ही चिंता थी तो 3 साल में क्या किया? गैरसैंण में जो भी विकास कार्य दिख रहा है वो सब कांग्रेस की सरकार के दौरान किया गया है। सरकार गैरसैंण के प्रति गंभीर नहीं है और अब जो कागजी घोषणाएं
मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं उसको मूर्त रूप कब देने का काम करें। अगर सरकार गैरसैंण के प्रति वास्तव में गंभीर होती तो सरकार गठन के बाद कोई ना कोई कदम उठाने का काम सरकार करे, जो कि कहीं होता हुआ दिखाई नहीं दिया। गैरसैंण के अंदर आज की तारीख में जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है उसको खड़ा करने का काम कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है। अल्मोड़ा विकास भवन में राज्य मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा सोमेश्वर की विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में राज्य मंत्री लापरवाह अधिकारियों पर सख्त नजर आई। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के लिए यह अंतिम चेतावनी है। आगे से लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अधिकारी विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि आपस में समन्वय बनाकर कार्यों का अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें, जिससे स्थानीय जनता लाभान्वित हो सके। आज विधानसभा सोमेश्वर की समीक्षा बैठक की गई है और पूर्व में भी इससे एक महीने पहले 17 तारीख को ही समीक्षा बैठक की गई थी। उसी की प्रगति जानने के लिए आज पुनः बैठक की गई है और विभाग ने यहाँ पर कहीं पर प्रगति की है, कहीं पर विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि समय बाध्यता के साथ में वो उसका एस्टिमेट बनाकर शासन को भेजने का काम करे। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री घोषणाएं थी विधानसभा सोमेश्वर के लिए, उसका भी आगणन जो नहीं बन पाए हैं उसको भी त्वरित इन 15 दिनों के अंदर बनाकर शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। नैनीताल में परिवहन एवं समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने आधुनिक रोडवेज डिपो व मल्टी स्टोरी पार्किंग का शिलान्यास किया। इसी दौरान यशपाल आर्य ने कहा कि भवाली में बनने वाला आधुनिक रोडमेप डिपो को ऐसा स्वरूप दिया जाएगा, ये कुमाऊं क्षेत्र में रोल मॉडल का काम करेगा। उन्होंने डिपो के प्रतीक्षालय, प्रशासनिक भवन, कैंटीन, लेडीज व जेंट्स के लिए अलग अलग टॉयलेट बाथरूम के अतिरिक्त निर्माण हेतु 2 करोड़ रुपए की घोषणा की है। उत्तराखंड के द्वाराहाट से बीजेपी विधायक विवादों में घिर गए हैं और एक और उनकी पत्नी ने एक महिला पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। तो वहीं आरोपी महिला ने विधायक महेश नेगी पर भी यौन शोषण करने का आरोप लगाया है, लेकिन अब मामला सियासी रूप ले चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। मामला नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र का है, जहां विधायक महेश नेगी की पत्नी ने एक महिला पर ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज कराया है। तो वहीं आरोपी महिला ने वीडियो के जरिए बीजेपी विधायक पर 2 साल से यौन शोषण का आरोप लगा दिया। महिला का आरोप है कि विधायक महेश नेगी के साथ उसके रिश्ते हैं और दोनों की एक बेटी भी है। उन्होंने स्थिति साफ कराने के लिए डीएनए टेस्ट की भी मांग की है। वहीं बीजेपी के विधायक पर आरोप लगाने के बाद कांग्रेसी मुखर हो गए। कांग्रेसी प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सीधे तौर पर तो विधायक पर आरोप नहीं लगाया, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि विधायक की पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई है और दूसरी ओर जिस महिला के नाम पर एफआईआर दर्ज हुई है उसने भी बयान जारी कर विधायक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। ऐसे में ये मामला गंभीर है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब ये समझ से परे है कि महिला द्वारा 5 करोड़ की फिरौती क्यों मांगी जा रही है। कोई कारण स्पष्ट नहीं है जो एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन जिस महिला पर आरोप लगाया गया जो फिरौती मांग रही है उसका एक वीडियो वायरल हुआ। अब उसकी सत्यता क्या है मैं उस पर अभी कोई टिप्पणी करूं तो उचित नहीं, उसकी भी जांच होनी चाहिए। उस वीडियो में वो महिला ये कहते हुए अपनी बात कह रही है कि विधायक जी द्वारा विगत 2 वर्षों से जो है उसका शारीरिक शोषण किया गया और शारीरिक शोषण करने के उपरांत एक बच्ची को भी जन्म दिया गया है। वो महिला कह रही है कि बच्ची का और विधायक जी का डीएनए कराया जाए ताकि जो वास्तविकता है वो सामने आ सके। वहीं ब्लैकमेलिंग के आरोपी महिला ने विधायक पर 2 साल से यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए एक वीडियो जारी किया, जिसमें महिला का दावा है कि विधायक के साथ रहे संबंधों से हमारी एक बेटी हुई है, उसका डीएनए टेस्ट कोर्ट के थ्रू करवा लिया जाए, सब साफ हो जाएगा।
मेरे पास उनकी बेटी है, मेरे को उनकी बेटी हो रखी है, जिससे मैं अपनी बेटी के खिलाफ आवाज़ उठाना चाह रही हूँ। उनने लगभग 2 साल से मेरे से शारीरिक शोषण कर रखा है, जिसके खिलाफ मैं अब आवाज़ उठाना चाह रही हूँ। तो मुझे डर है अपनी जान का भी, मुझे अपनी जान का, अपनी बेटी की जान का, दोनों की जान की परवाह है। और मैं उनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा लड़ना चाहती हूँ, अपनी बेटी का DNA टेस्ट करवाना चाहती हूँ। मेरी बेटी का DNA अगर उनसे मैच होता है तो मैं अपनी बेटी को वो सारे हक दिलाना चाहती हूँ जो एक बेटी को मिलने चाहिए। और आज सुबह मेरे घर में पुलिस वाले आते हैं, देहरादून में रह रही हूँ मैं अभी, मेरे घर में पुलिस वाले आते हैं और मुझे कोविड का बहाना देके वो ज़बरदस्ती मुझे यहाँ से चौकी नेहरू कॉलोनी ले गए। मैं बुला के मेरे पे प्रेशर बनाया उनने कि अब तुम किस तरह से निपटना चाहती हो। तो मैंने उनको यही बोला कि मैं महेश नेगी से अपना DNA टेस्ट कराना चाहती हूँ और DNA में कोर्ट के थ्रू टेस्ट कराना चाहती हूँ। मैं अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी, मेरे हस्बैंड के साथ मेरे बच्चे का DNA टेस्ट हो चुका है, मेरे बच्चे का DNA मेरे हस्बैंड से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए मैं महेश नेगी के साथ मेरे बच्चे का DNA टेस्ट कराना चाहती हूँ। और उन्होंने झूठा मुकदमा मेरे पे लगाया है, झूठा आरोप मेरे पे लगा रहे हैं। वहीं भाजपा संगठन अपने विधायक के बचाव में पक्ष में नजर आई। हालांकि अभी मामले की जांच चल रही है, लेकिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने विधायक पर लगे सभी आरोप गलत बताए हैं। विधायक की पत्नी ने तो FIR लिखा है, लेकिन उस महिला के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी और सत्ताधारी आरोप लगा देना, ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता। उसने आरोप लगाया है तो लिखित के पुलिस को देगी, तो उसकी पुलिस जांच करेगी। संगठन में अगर विधायक आरोपी पाया जाता है तो विधायक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। DIG अरुण मोहन जोशी का कहना है कि मामला सेंसिटिव है। इस मामले में एक महिला पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई गई है। मामले की जांच चल रही है। इस बारे में FIR रजिस्टर की गई है और इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये फाइंडिंग्स रहेंगी, उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, ये एप्लीकेशन किसने दी है और क्या अभी तक? देखिए, ये क्योंकि सेंसिटिव मामला है तो इसलिए जो महिला है जिन पे एलिगेशन है और जिन्होंने एप्लीकेशन दिया है उनका आइडेंटिटी रिवील करना मुझे लगता है ठीक नहीं रहेगा इसमें। सर, अभी तक कोई पूछताछ में कुछ बातचीत पता चली? मैंने ऑलरेडी बताया इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो भी फैक्ट्स उसमें आएंगे उस हम लोग कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड में राजनेताओं इस तरह के आरोप लगना पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई नेता इस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। हालांकि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है और सत्तारूढ़ विधायक पर ही आरोप लगे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि भाजपा अपने विधायक के बचाव में क्या करती है और कांग्रेस इस मुद्दे को किस तरह से जनता के बीच जाकर भुनाने की कोशिश करती है। देहरादून से के न्यूज के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। नैनीताल में लंबे समय से बस अड्डे, पार्किंग और जाम से मुक्ति दिलाने की मांग कर रहे भवाली को जल्द ही निजात मिलने जा रही है। परिवहन मंत्री यशपाल आर्य और नैनीताल विधायक संजीव ने भवाली में मल्टी स्टोरी पार्किंग व बस स्टेशन का भूमि पूजन किया। यशपाल आर्य ने कहा कि मल्टी स्टोरी पार्किंग और बस अड्डे के लिए 4 करोड़ 26 लाख का बजट स्वीकृत किया गया है, जो 1.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे भवाली की जनता को जाम से मुक्ति मिलने के साथ ही यहां आने वाले पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। वहीं परिवहन मंत्री ने कहा कि कोविड-19 के चलते अभी केवल राज्य के अंदर ही बसों का संचालन हो पा रहा है। भविष्य में भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए राज्य के बाहर भी बसों का संचालन किया जाएगा। होने जा रही है। हमने 4 करोड़ 26 लाख का बजट स्वीकृत किया है, जिसके सापेक्ष हम 1.5 करोड़ रुपया अभी दे चुके हैं। जैसे ही इसकी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित एजेंसी इसको भेजेगी तो इसमें शेष धनराशि भी अवमुक्त कर दी जाएगी। भाजपा विधायक महेश नेगी पर लगे आरोपों को लेकर विपक्ष को भी सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया है। इस पूरे मामले पर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि सॉफ्ट टारगेट होता है। ऐसे प्रकरण में विधायक ही नहीं, जनसामान्य का भी कोई व्यक्ति इस तरह के कृत्य करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे मामले में जिस तरह से विधायक की पत्नी ने ब्लैकमेलिंग की शिकायत की है वो भी संदेह के घेरे में है और जो महिला के द्वारा आरोप लगाए गए हैं वो भी गंभीर है। इसलिए सरकार को उसके बच्चे और विधायक का DNA जांच करवाकर निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर एक महिला द्वारा आरोप लगाए गए हैं
और जो वीडियो वायरल हो रहा है, मैं समझता हूँ सभी लोगों ने उसको देखा भी है। और जो 5 पेज के लगभग एक उसको मैं पत्र कहूँगा या पुलिस को जो शिकायती पत्र कहूँगा, वो भी हमने देखा है। इन तमाम चीज़ों से जो है ये लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ ना कुछ काला है। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग को लेकर गन्ना किसान आयुक्त कार्यालय में घेराव किया और सहायक गन्ना आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। भारतीय किसान यूनियन के गुरदीप सिंह का कहना है कि हमने गन्ना सहायक आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारी एकमात्र मांग है कि जो हमारा गन्ने का भुगतान है वो जल्द किया जाए, क्योंकि हम लोगों का भुगतान फरवरी से रुका हुआ है, जिसके चलते किसानों के सामने काफी परेशानी आ रही है। किसान कर्ज में डूबता जा रहा है, लेकिन सरकार किसानों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, यदि जल्द ही हमारा भुगतान नहीं किया गया तो किसान भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सड़कों पर उतरेंगे। जो आज ज्ञापन सौंपा गया है और जिन मुद्दों पे बात हुई है वो गन्ना मूल्य भुगतान से संबंधित है। इस बारे में हम विदित हैं कि डोईवाला शुगर फैक्ट्री का 44 करोड़ का लगभग भुगतान शेष है, जिसका अवशेष का प्रतिशत 49.15% है। इस संबंध में मैं सूचित करना चाहूंगी कि 240 करोड़ रुपए का जो बजट है वो स्वीकृत हो चुका है और हमारे गन्ना एवं चीनी आयुक्त महोदय के कार्यालय से 193 करोड़ का प्रपोजल शासन में जा चुका है। काशीपुर की भूमि प्रकरण मामले में मुख्यमंत्री द्वारा मिल रहा आश्वासन पुराना होने पर आक्रोशित किसानों को और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग सड़क पर उतर आए हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन और शांति जुलूस निकाला गया। साथ ही राज्यपाल और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि बाजपुर के 20 गांव की लगभग 6000 एकड़ भूमि की खरीद फरोख्त पर पूर्व जिलाधिकारी नीरज खेरवाल ने रोक लगा दी थी, जिसको लेकर लगातार विभिन्न संगठनों द्वारा किसानों को उनकी जमीन का मालिकाना हक वापस कराए जाने की मांग की जा रही थी। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप कुमाऊं के प्रवेश द्वार में भव्य एवं आधुनिक मीडिया सेंटर बनेगा। जानकारी देते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि दिसंबर में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा हल्द्वानी में मीडिया सेंटर भवन बनाए जाने की घोषणा की गई थी। उसी के तहत भवन निर्माण के लिए 1200 वर्ग फीट भूमि सूचना एवं लोक संपर्क विभाग को आवंटित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि सचिव सूचना द्वारा भवन निर्माण के लिए बिड़कुल हल्द्वानी को बतौर कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर नैनीताल से है, जहां जिलाधिकारी सबिल बंसल का मानना है कि स्वस्थ व्यक्ति की समाज व राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभा सकता है। उनकी सोच है कि स्वस्थ मां एवं बच्चा भी राष्ट्र निर्माण के आधार पर स्तंभ है। लिहाजा बंसल ने अल्पकाल में जिले के सरकारी अस्पतालों की दशा बदल कर रख दी है। नतीजा यह हुआ है कि सरकारी अस्पतालों के प्रति गरीब आदमी का रुझान एवं विश्वास बढ़ा है। इन अस्पतालों में प्रतिदिन ओपीडी में 2 गुने से 3 गुने तक मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। डीएम के अनुसार बीडी पांडे चिकित्सालय लोगों के इलाज के लिए एक आदर्श चिकित्सालय के रूप में कार्यरत रहा है। सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में हाल ही की बाढ़ एवं भूस्खलन से प्रभावित करीब 20 गांव को राहत प्रदान करते हुए
जौलजीबी और मुंसियारी सेक्टर को जोड़ने वाली एक सड़क पर 180 फुट लंबा बेली पुल बनाया है। अधिकारियों के अनुसार 27 जुलाई को जिले के जौलजीबी सेंटर में बादल फटने से नदियां और नाले उफान पर आ गए। एक बड़ा भूस्खलन हुआ था और जौलजीबी मुंसियारी रोड का 50 मीटर लंबा एक पुल पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था। इस संबंध में एक जिलाधिकारी ने कहा कि बीआरओ ने 180 फुट लंबा पुल बनाने के लिए अपने संसाधन जुटाए। पुल 16 अगस्त तक सफलतापूर्वक बनकर तैयार हो गया और इससे करीब 20 बाढ़ प्रभावित गांव को पहुंच मिली है, जहां पर जौलजीबी को मुंसियारी से जोड़ दिया गया है। तारीख को जो आपदा आई थी उसमें जौलजीबी मुंशियारी में किलोमीटर 54 किरकुटिया ब्रिज था, वो बह गया था और वहां पर आवाजाही बंद हो गई थी। फिर हमने मशीनों को लगाकर जौलजीबी से किरकुटिया तक रोड को पूरी तरह से खोलने का प्रयास किया था और कर भी दिया था। पर फिर से 27 तारीख की सुबह एक बहुत बड़ा क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसकी वजह से एक 50 मीटर स्पैन का ब्रिज पूरी तरह से बह गया। अब इस ब्रिज बनने के बाद हमारी सभी बड़ी मशीनें उस पार पहुंच जाएंगी और बहुत ही जल्द किरकुटिया तक हम पूरी तरह से रोड क्लियर कर देंगे। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस टीम ने 2 अलग अलग जगह से 3 अपराधियों को 5 अवैध असलाहों के साथ एक कार के साथ युवक को गिरफ्तार कर लिया है। कार को सीज करते हुए आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया गया है। कल रुद्र कोतवाली द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया। चौकी इंचार्ज केजी मटवाल हैं, उनके द्वारा 2 लोगों को I-20 कार के साथ पकड़ा गया, जिनमें 3 असले बरामद हुए और एक बिंदुखेड़ा गांव पड़ता है, वहां पर एक आदमी से 2 बंदूकें बरामद की गई। दोनों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिए गए हैं और विवेचना की जा रही है। उत्तराखंड में लगातार बारिश ने न केवल सरकार की मुसीबतें बढ़ा दी हैं, बल्कि उत्तराखंड की लगभग 40 से ज्यादा सड़क इस वक्त बंद है। बता दें, लगातार बारिश की वजह से देहरादून की सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और राजधानी देहरादून के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल में नदियां बहने लगी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में जारी है बारिश का कहर। राजधानी देहरादून में अस्पताल बना तालाब। कोविड-19 अस्पताल में भरा लबालब पानी। देहरादून की सड़कें भी तालाब में तब्दील। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं देवभूमि उत्तराखंड की, जहां लगातार हो रही भारी बारिश ने मुसीबतें बढ़ा दी हैं। बता दें कि उत्तराखंड में लगातार बारिश ने न केवल सरकार की मुसीबतें बढ़ा दी हैं, बल्कि उत्तराखंड की लगभग 40 से ज्यादा सड़कें इस वक्त बंद हैं। बारिश ने राजधानी देहरादून के नगर निगम की पोल खोल के रख दी है। साथ ही साथ ये भी बता दिया है कि कोरोना से लड़ने और बारिश का सामना करने के लिए राज्य सरकार राजधानी में कितनी चाक चौबंद व्यवस्था के साथ तैयार थी। दरअसल लगातार बारिश की वजह से देहरादून की सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और राजधानी देहरादून के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल में नदियां बहने लगी हैं। तस्वीरों में जरा देखिए। सब कोरोना कारण में बाहर आ गया होगा, करना सांप वो अभी सारा खराब हो गया है। यहाँ से कहाँ से आ रहा है? यहाँ से भी आ रहा पानी। पहली बार बाढ़ आई। पता नहीं क्या रह गया, यही रह गया, मतलब यही रह गया था। बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। सीढ़ियों से अंदर दाखिल होता पानी मरीजों के लिए लगे बेड और डॉक्टरों के केबिन में घुसता जा रहा है। राजधानी देहरादून के सबसे बड़े अस्पताल में पानी अंदर तक दाखिल हो चुका है। लगातार हो रही बारिश ने न केवल सरकार की तैयारियों की पोल खोल दी है, बल्कि देहरादून का अस्पताल तबेले में तब्दील हो गया है। मैंने उनको बोला था, मैंने कहा भैया आपका फोन नंबर दे दो, आपका फोन नंबर नहीं देंगे।
हैं? सांप वो अरे वो अब सारा खराब हो गया है। यहाँ से भी आ रहा पानी। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे अस्पताल के अंदर पानी घुस चुका है। वहाँ एक स्टाफ टेबल के ऊपर चढ़कर अपने आप को बचा रहा है। वहाँ पर रखे डस्टबिन पानी में तैर रहे हैं। अब ऐसे में सरकार बारिश से बचाव के लिए सभी आवश्यक काम कर रही है, लेकिन देहरादून नगर निगम की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। देहरादून से के न्यूज के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। सब कोरोना कारण में बाहर आ गया होगा है ना? तो इसके साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज